हम्म, चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आज आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल बहुपद। पिछले क्लास में हमने क्या क्या सीखा था? अंकगणितीय व्यंजक, अचर और चर के बारे में सीखा था। सबसे पहले हमने अंकगणितीय व्यंजक पढ़े थे, जिसमें नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अंकों के बीच गणित की जा रही थी, कि केवल संख्याओं के मध्य, केवल संख्याएं जब हो, जब हम संख्याओं के मध्य संक्रियाएं लगाते हैं, संक्रियाएं कौन कौन सी? जोड़, घटाव, गुणा या भाग। तो ऐसे व्यंजक हमारे अंक गणितीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लो, 9+5 गुणा में 3 या -4, ये आपके क्या है? अंक गणितीय व्यंजक हैं, जहां केवल संख्याओं के बीच आपको संक्रियाएं लगानी होती हैं। तो अब उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? अचर। अचर क्या होते हैं बच्चों? जिनका मान स्थिर होता है। जिनका मान स्थिर होता है वो क्या कहलाते हैं? अचर। कांस्टेंट। किनका मान अचर होता है? जिनका मान स्थिर किनका होता है? संख्याओं का। संख्याओं का मान स्थिर होता है, इसलिए संख्याओं के इसमें आती है, अचर में आती है। कोई भी संख्या ले लो, 6, -2, 5, 3/2, ये सब क्या है? आपकी अचर, कांस्टेंट। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था चर। चर क्या होता है? वेरिएबल होता है, जिनका मान स्थिर नहीं होता। जिनका मान स्थिर नहीं होता वो चर कहलाते हैं, है ना? जिनका मान स्थिर नहीं होता वह चर कहलाते हैं। तो ऐसे कौन से होते हैं जिनका मान स्थिर नहीं होता? हम उन्हें अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। हम उन्हें अक्षर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी आपका एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर, तो ये जो सब अक्षर हैं, ये आपके किस में आ गए? चर में, वेरिएबल में। क्लियर है ना बच्चों? यहाँ तक बताएं। यहाँ तक पिछली क्लास में सभी को समझ में आया था? तो एक क्वेश्चन, रिकॉल क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन है, व्यंजक 9x² माइनस का 4m³ ठीक है, इसका हमें अचर और अचर क्या है? एक बार ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, चर और अचर पूछे जा रहे हैं। तो पहले आपको जो चर हैं उन पे देखिए। पहले आपको ऑप्शन में भी चर दे रखा है, बाद में जो दूसरा और करके है वो अचर है। तो जौन सा आपको क्वेश्चन का आंसर लग रहा है ऑप्शन, उस ऑप्शन को आप पोल में जाके आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन सब। बोल दो। हाँ, पोल खोला बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपको चर और अचर बताने हैं। ऑप्शन में पहले आपका चर लिखा हुआ है, उसके बाद अचर। तो जौन सा ऑप्शन ठीक है उसका आंसर पोल में दीजिए। पहला इनका वेरिएबल होना चाहिए, दूसरा कांस्टेंट। पहला वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। हो गया मैम। हाँ, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में। व्यंजक 9x² माइनस फोर कर एम दिया क्यूब मैम। में चर और अचर क्या है? किसी भी बच्चे को यदि क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो पूछ सकते हैं। आपको दोनों ही बताना है, वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी। व्हाट इज द वेरिएबल एंड कांस्टेंट? व्हाट इज द वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन 9x² माइनस का 4m³? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आए हैं बच्चों अभी तक। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। दोनों ही और और बताने बताते हैं। हैं। हाँ, दोनों ही बताने हैं आपको, चर भी बताने हैं और अचर भी। पहले चर बताइए फिर अचर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो चर और अचर दोनों को दिखा रहा है? पहले चर को फिर अचर को। तो जल्दी से बच्चों आंसर दीजिए। अभी भी 6 बच्चों के आंसर रह गए हैं।
लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से आंसर दें। चलिए आप पोलैंड करते हैं बच्चों, आंसर देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। मैसेज ऑप्शन भी खोल दिया है। तो आपसे सबसे पहले चर पूछा जा रहा है, तो हमने अभी देखा था चर वेरिएबल्स कौन से होते हैं जो अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ अक्षर आपके एक्स और एम, तो चर हो गए एक्स और एम, और अचर आपके क्या होते हैं जिनका मान स्थिर होता है, जो संख्याएं होती हैं। तो संख्या इसमें कौन कौन सी है, 9 और -4। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, चर एक्स और एम हो गए, अचर 9 और -4 हो गए। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। लगभग सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सभी को क्लियर आया, सभी को क्लियर है ना बच्चों? यस मैम। तो अब आगे चलते हैं। आज पहला आपका टॉपिक है बीजीय व्यंजक। आपने पिछले टर्म पे पढ़ा था अंकगणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। आज है बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बीजीय व्यंजक बच्चों क्या होता है, वो व्यंजक, वो एक्सप्रेशन जिसमें कि चर भी हो और अचर भी हो। जिनमें चर और अचर दोनों होते हैं वो आपके बीजीय व्यंजक होते हैं। बच्चों पिछली टर्म पे आपने जो पढ़ा था अंक गणितीय व्यंजक था। अंक गणितीय व्यंजक में केवल संख्याएं होती थी, केवल अचर होते थे। केवल संख्याएं होती थी, उनके बीच संक्रियाएं होती थी, और संख्याएं हमारी क्या होती हैं, अचर। तो केवल संख्याएं होंगी तो आपका अंकगणितीय व्यंजक कहलाएगा, और केवल संख्याएं अचर के साथ साथ चर भी होंगे तब वो आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो वे व्यंजक जो चर और अचर के साथ हम उनमें अंकगणितीय संक्रियाएं जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर सके, उनके बीच से मिलकर बने होते हैं, वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो बीजीय व्यंजक बच्चों कौन से होते हैं, जिनमें चर भी होते हैं और अचर भी होते हैं, और चर और अचर के बीच में संक्रियाएं होंगी जोड़, घटाव, गुणा और भाग की। तो जोड़, घटाव, गुणा और भाग की संक्रियाओं से मिलकर एक व्यंजक बनेगा, वो व्यंजक आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, पहले y+5, तो आप y+5 में आपके चर और अचर दोनों हैं। y आपका चर है, अचर आपका 5 है। ये सेकंड एग्जाम्पल, इसमें भी देखो आपके z, f, s, ये आपके क्या है, अचर हैं, और चर हैं, और अचर क्या है, संख्याएं भी हैं, 33 -78 2। तो जो व्यंजक आपके चर और अचर दोनों से मिलकर बने होते हैं वो आपके बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, लिख लें, साथ साथ लिख लें, वही लिखा हुआ है। मैम दोबारा बताना। हाँ दोबारा बताती हूँ बच्चों, जो लिख रही हूँ वो नहीं दिख रहा है क्या? लिया। ठीक है, तो देखिए दोबारा देखिए क्या है। जब पिछले टर्म पे आपने पढ़ा था वो था अंक गणितीय व्यंजक। अंक गणितीय व्यंजक में नाम से ही था कि अंकों के बीच गणित हो रही थी, मींस नंबर्स, केवल संख्याओं का यूज कर रहे थे वहां पर। अब ये है आपका बीजीय व्यंजक, यहाँ पर केवल संख्याओं से काम नहीं करेगा, चलेगा। संख्याएं आपकी अचर थी, है ना, संख्याओं को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, अचर। तो संख्याएं कांस्टेंट होती है, लेकिन बीजीय व्यंजक में कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल्स भी आएंगे, अचर के साथ साथ चर भी आएंगे। तो जब किसी व्यंजक में दोनों चीजें आएंगी, अचर और चर दोनों आएंगे, और उनके बीच कोई ना कोई संक्रिया लगी होगी, जोड़ की, घटाव की, गुणा की, भाग की, तो वो आपका व्यंजक क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। मतलब केवल अचर होगा, तो केवल अचर होंगे तो वो अंकगणितीय व्यंजक होंगे, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। और अचर के साथ साथ चर भी आ जाएंगे, अक्षर भी आ जाएंगे, तो वो आपके व्यंजक क्या होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। बताएं, क्लियर है सभी को? यस मैम।
ठीक है, सभी ने नोट कर लिया कि वे व्यंजक जो चर और अचर के साथ अंकगणितीय संक्रियाओं से मिलकर बने होते हैं बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी देखिए, सभी में देखो अक्षर भी हैं और संख्याएं भी हैं, तो अक्षर और संख्याएं दोनों मिलकर जो व्यंजक बनाएंगे वो चर और अचर मिलकर जो व्यंजक बनाएंगे वो आपके बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। क्लियर सभी बच्चों को? यदि अभी भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो बच्चों। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? जिनमें चर और अचर दोनों होते हैं वो आपके बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये उदाहरण देखिए, 5n प्लस 7x माइनस वाई, ये कैसा व्यंजक है? बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें चर भी है और अचर भी है। चर कौन कौन से, वेरिएबल कौन कौन से हैं? n, x, y, ये आपके चर हैं। अचर में आपका क्या हो गया? 5 है, 7 है, नंबर्स है, माइनस का 1 है, ये आपके क्या है? अचर हैं। तो ये आपके चर और अचर दोनों से मिलकर बना है, तो आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। किसी को भी अभी भी नहीं समझ में आया हो तो बताएं। ये आपका क्या, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या ये बीजीय व्यंजक है? तो आंसर क्या होगा? जी हाँ, यस, ये आपका बीजीय व्यंजक होगा क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों हैं, तो ये आपका बीजीय व्यंजक है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। क्वेश्चन पूछो पोल में फिर। यस ठीक है, मैम। एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या व्यंजक x प्लस 3 एक बीजीय व्यंजक है? सिर्फ आपको हाँ या ना में आंसर देना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। क्या व्यंजक x प्लस 3 एक बीजीय व्यंजक है? सभी बच्चे जल्दी से आंसर इसका पोल में देंगे। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, अभी 5 बच्चे और रह गए हैं। बच्चों जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। हाँ या ना में आंसर देना है, पोल में जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, पोल एंड करेंगे फिर। यस मैम। चलिए ठीक है, पोल एंड करते हैं, अब आंसर देखते हैं। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो ये क्या है आपका? व्यंजक x प्लस 3 कैसा व्यंजक है? बीजीय व्यंजक है। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? यस, क्योंकि इसमें चर x है और अचर 3 है। तो चर और अचर दोनों आ रहे हैं, तो और उनके बीच संक्रिया जोड़ की लग रही है, तो ये आपका व्यंजक कैसा है? बीजीय व्यंजक है। बिल्कुल सही। तो सभी को क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और पूछे बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पोल में दे इसका भी आंसर।
आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन आपका बीजीय व्यंजक को प्रदर्शित कर रहा है। एल्जेब्रिक मैम एक्सप्रेशन। मेरा ठीक है, कर दिया मैम, बताइए। बच्चे सभी को कर लेने दें, फिर पोल एंड होने के बाद मैं सभी को सही आंसर बताऊंगी। अभी तो पोल स्टार्ट हुआ है, सभी को आंसर देने दें जल्दी से। निम्न में से कौन सा एक क्या बोल रहे बीजीय हैं? व्यंजक है। आधे बच्चों के आ गए आंसर, जल्दी से सभी बच्चे दें पोल में इसका आंसर। हम्म, मैम आपने ये बताया था कि पिछले क्वेश्चन में x+3 है तो मैम, और माइनस होता तो उसकी जगह। तो मैंने तो बताया सारी संक्रियाएं, जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, मैम वे कोई भी वो बीजाय व्यंजन होगी ना। क्या। मैम आ गया समझ में। हाँ, अभी सभी इसका पोल एंड करते हो, फिर मैं आपसे पूछूंगी, यदि किसी को कोई अभी भी डाउट है तो वो डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। 3 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। जिन बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं है वो एक बार फिर से ध्यान से समझिए। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जिनमें चर और अचर दोनों हो, और चर और अचर के बीच कोई भी संक्रिया लगी हो, चाहे वो जोड़ की, घटाव की, गुणा की, भाग की, कोई भी संक्रिया। जैसे चर है आपका x और अचर है 2, तो 2x हो सकता है, 2+x हो सकता है, 2-x, 2/x, कुछ भी हो, उनके बीच कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, जोड़ का, घटाव का, गुणा का, भाग का। तो कोई भी ऑपरेशन, बस चर और अचर दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पे किस ऑपरेशन में आपके मैम चर वे और, बीजीय व्यंजन कहलाएगा। हाँ वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ओके तो यहाँ मैम। देखिए सब में केवल संख्याएं हैं, 5-4, 4-4+2, 3 × 2, सब संख्याएं हैं। लेकिन केवल संख्याएं होंगी तो वो आपका अंक गणितीय व्यंजक होगा। केवल संख्याएं जिसमें होंगी वो आपका अंक गणितीय व्यंजक होता है। संख्याओं के साथ साथ अक्षर भी हो तभी तो आपका चर और अचर दोनों होंगे। चर और अचर केवल बी ऑप्शन में है तो वो आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो जहां चर और अचर के बीच संक्रियाएं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब लगाई गई हो, वो व्यंजक आपके क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक। क्लियर हुआ बच्चों। यस मैम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, लास्ट यस क्वेश्चन मैम। एक और देखते हैं। अब की बार बताएं निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक है। ध्यान से पहले सभी चारों ऑप्शन देखें, तब तक फिर मैं आपका पोल खोल रही हूँ, उसके बाद आप आंसर पोल में दीजिएगा। तो पहले ध्यान से चारों ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन आपका बीजीय व्यंजक को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, फिर इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन आपका एक बीजीय व्यंजक को कर प्रदर्शित दिया मैम। कर रहा है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ दिख नहीं रहा, वो बीच में अच्छा, ब्रैकेट में। 3/5, ये ना रेशियो लिखा हुआ है 3/5, 2 - थ्री बाई मैम आ फाइव गया समझ में। बाई 2। सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें, अभी आधे बच्चों के आंसर आए हैं।
जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। बच्चों अभी काफी बच्चों के रह गए हैं। निम्न में से कौन सा एक व्यंजक बीजीय व्यंजक है? अभी 5 बच्चों के रह गए आंसर पोल में। जल्दी से बच्चे दो, पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चे जल्दी से आंसर दें। जल्दी बच्चों। जल्दी से आंसर दें बच्चों, फिर पोल एंड करेंगे। मैम दे दिया बहुत देर का। ठीक है, चलिए पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। सभी बच्चों ने, जिन्होंने पोल में आंसर दिया, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या है? डी, जिसमें चर भी है और अचर भी है। चर कौन सा है इसमें? z, और अचर कौन सा है? 1। तो यार, हाँ, तो इसमें चर और अचर दोनों है, इसीलिए आपका बीजीय व्यंजक है। बाकी सब में केवल संख्याएं हैं, तो वो आपके अंकगणितीय व्यंजक कहलाएंगे। ये आपका बीजीय व्यंजक ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो सभी मैम हाँ, मैम इसमें 3 जेड आपने एक लगाया तो बेटा z तो एक ही है, z की पावर अलग हो रही है कि z क्यूब, z स्क्वायर, z, लेकिन चर तो केवल एक ही है, z। ओके मैम। के ऊपर घात लगाई हुई है, घात बदल रही है। ओके z मैम। की पावर 1, z की पावर 2, z की पावर 3, चर एक ही है, z। यस मैम। तो चर और अचर के बीच यदि हमारी कोई संक्रियाएं लगी होती हैं, वो व्यंजक हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो अब क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। मैम एक्स, वो एक्स जेड की जगह एक्स होता तो एक्स वो आता। हाँ, x होता तो x हो जाता चर। जो सारे अक्षर हैं वो हमारे चर में आते हैं। हम चर को अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, बीजीय व्यंजक को कैसे बनाते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, बीजीय व्यंजक को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि हम बीजीय व्यंजक को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, डालिए हेडिंग, बीजीय व्यंजक को बना सकते। यस मैम, डाल ली। तो देखिए, पहला उदाहरण है y में 5 जोड़ना। क्वेश्चन है आपका, उदाहरण है y में 5 जोड़ना है, तो बताओ क्या होगा? बेटा आपको शब्द, वर्ड प्रॉब्लम है, शब्द दे रखे होंगे, उन्हें मैथ्स में कैसे लिखेंगे ये बताना है। हाँ, सभी बच्चों ने मैसेज में बताए। मैं मैसेज देखना एक बार कॉपी। ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? y + 5, बिल्कुल सही। तो y में जब हम 5 जोड़ेंगे तभी आपका क्या आ गया? y + 5। और ये कैसा व्यंजक बन रहा है? आपका बीजीय व्यंजक बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके चर भी है और अचर भी है। तो ये आपका क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। y में 5 जोड़ना है, y + 5, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों, ध्यान से देखिए, x में 4 जोड़ें। पहले मुझे बताओ, x में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? x + 4 - 9। हाँ, योग में से 9 घटाएं। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? x में 4 जोड़ें और इस योग में से, तथा योग, योग जो कर लिया उसमें से 9 घटाएं। तो योग में से, बच्चों में से का मतलब समझ में आ रहा है?
योग में से, उसमें से घटाना है। x+4 - 9, यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? एंड नो सबट्रैक्ट 9 फ्रॉम एडिशन, इसमें से 9 घटाना है, योग में से 9 घटाओ। क्लियर है बेटा? 4x नहीं होगा, 4x तो मल्टीप्लाई हो गया, x+4 - 9, -4x 4x क्यों कर रहे हो? 5x। हाँ, वो आपने आंसर बता दिया कि x-5, आपने इसे घटा दिया। 4 - 9 कितना हो गया? माइनस का 5, वो आपने घटा दिया। पर आप चाहे x+4 - 9 करके छोड़िए, x-5, वो दोनों ही सही है। ठीक है, बताएं सभी को क्लियर हुआ? मेन इसमें क्या था कि आपको योग में से 9 घटाना है। यदि क्वेश्चन में कहा गया होता कि आपको 3 में से z घटाएं, तब पता है बच्चों क्या हो जाएगा? 3 में से z घटाएं, तब आंसर क्या होगा? 3 - z। यस, 3 में से घटाना है तो 3 - z, जिस में से घटाना होगा तो क्लियर है, 3 - z। ठीक है, अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 7 की y से गुणा करो, तो क्या आएगा बताओ बच्चों? 7 माइनस मल्टीप्लाई y। 7 की y से गुणा करो, 7 गुणा y। ठीक है, 7 × y। बताओ बच्चों, क्लियर है? यस मैम। या और इसी में ही कहते हैं 7 की 22 से गुणा करो और 3 जोड़ें, और गुणनफल में 3 जोड़ें, तो बताओ बच्चों क्या आ जाएगा? और गुणनफल में 3 जोड़ें, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताएं? गुणनफल क्या हो गया? 7 की 22 से गुणा करी तो गुणनफल आ गया 7y, है ना? 7 की 22 से गुणा करी तो 7y, तो 7y में 3 जोड़ना है तो 7y + 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? या 7 × y + 3 या 7y + 3, क्योंकि गुणनफल में 3 जोड़ना है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, किसी को बताएं, कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, सभी को क्लियर है? घटाना समझ में आया? यदि कहा जाए 3 में से z घटाएं तो 3 - z, योग में से 9 घटाएं तो x+4 - 9, जिसमें से घटाने को कहा जा रहा है वो देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछूं एक पोल में फिर बच्चों? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन आप पोल में पूछते हैं, ध्यान से उसका आंसर सभी बच्चे देंगे। आपको क्वेश्चन पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शंस लगभग सेम सेम होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्न के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। y को 5 में से घटाना, y को 5 में से घटाना, ध्यान से पढ़िए, फिर उसका आंसर पोल में दीजिए। y को 5 में से घटाना, शब्दों को ध्यान से सुनिए। y को 5 में से घटाना, ध्यान से बच्चों आंसर दें, जल्दबाजी में नहीं। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो y को भी कोई संख्या मान के चल लें, ताकि इसमें को इसमें से घटाए ना तो कितना बचेगा। बच्चों जल्दबाजी में गलत आंसर ना दें। नहीं, अभी तक किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया है। y को 5 में से घटाना, बच्चों क्या नहीं समझ में आ रहा है? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, पर अभी तक किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें।
और जिन्होंने आंसर अभी तक दे दिया है वो भी ट्राई करें, क्योंकि अभी तक किसी के सही आंसर नहीं आया है। वो अपनी कॉपी पे दोबारा से सोचें क्या होगा। y को 5 में से घटाना। मैम सोच लिया। हम्म, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, फिर पोल एंड करके फिर सही आंसर क्या होगा वो मैं बताऊंगी। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। अभी भी 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से बच्चों आंसर दें। जल्दी से बच्चों आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, बच्चों जल्दी आंसर दें। चलिए पोल एंड करते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं। बच्चों लगभग सभी बच्चों ने गलत आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, बाकी सब ने गलत आंसर दिया है। अच्छा अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ऐसे समझते हैं। अच्छा यदि देखिए, यदि डेली उसमें y के हटा दो, 3 लिख लो, 3 को 5 में से घटाना, तो बताओ क्या आएगा। 3 को 5 में से घटाना, बताओ बच्चों। 5 ऊपर लिखा जाएगा, 3 नीचे लिखा जाएगा तो 2 आएगा। हाँ 3 को 5 में से घटाना, 5 माइनस 3 ऐसे ही तो कहते हो। बताओ डेली उसमें यही तो कहते हो, 3 को 5 में से घटाना जरा। 3 को घटा लो 5 में से, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3। अब 3 की जगह यदि आप y कह रहे हो तो क्या हो जाएगा, 3 की जगह y कह दो, तो यहाँ पे y आ गया। y को 5 में से घटाना, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 5 माइनस y। y को घटाना है, बात समझ में आ रही है। y को घटाना है, y जिसको घटाना है वो बाद में आती है संख्या, जिसमें से घटाना है वो पहले आती है। 5 में से घटाना है तो 5 पहले आएगा। बेटा पूरी क्लास का ही गलत हुआ है, सिर्फ किसी एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। बात समझ में आ रही है। y को घटाना है तो y को तो घटाना है, वो पीछे रखेंगे। किस में से घटाना है, 5 में से, तो 5 को कहाँ रखेंगे, आगे। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे, किसी को समझ सभी को आया। यस मैम। और यदि मैं कहूं आपने कि मैंने छोटी संख्या ली तभी आपको समझ में आया, कुछ और ले लेती। यदि कोई बड़ी संख्या भी ले लूं, 8 को 5 में से घटाना, तो कि आप ये डेली उसमें ये नहीं आता है कि 8 को 5 में से कैसे घटाएंगे, छोटी संख्या में से थोड़ी घटा देंगे, लेकिन तब भी 8 को घटाना है तो 5 माइनस 8 माइनस का 3 होगा। 8 को घटाना है,
तो जिसको घटाना होता है वो पीछे जाती है संख्या, जिसमें से घटाना होता है वो संख्या पहले आती है। 5 में से घटाना है तो 5 पहले आएगा, और जिसको घटाना है वो पीछे आएगी संख्या। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चों? ए ऑप्शन सही आंसर है, 5 - y। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। एक क्वेश्चन और पूछूं, अब तो गलती नहीं करोगे? यस मैम। तो इसी में ही कहीं पहले मैं अब फिर से दोबारा पूछती हूँ। चलिए, यदि मैं पूछूं कि z को 7 से घटाओ, 7 से घटाओ, चाहे 7 से घटाओ या 7 में से घटाओ, 7 से घटाना है, किसको घटाना है? z को। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? क्या आ जाएगा? 7 - z। 7 से घटाना है किसको? z को। और यदि वही क्वेश्चन मैं दूसरा ऐसे करके पूछूं, ये सभी को क्लियर हुआ? z को 7 से घटाओ, 7 - z। अब इसी तरीके से यदि मैं आपसे पूछूं कि 3 को y से घटाओ, तब क्या होगा? 3 को y में से घटाओ या y से घटाओ, तो y - 3। बिल्कुल सही। बात समझ में आ रही है? जिसको घटाना है वो पीछे आएगा, जिसमें से घटाना है वो पहले लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर बच्चों? यस मैम। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी भी, बस नो शब्द मैम। बोलो और कुछ नहीं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से बच्चों इसे देखें। आप उस शब्दों को पहले समझें, उसके बाद ऑप्शन देखें। ऑप्शन बिल्कुल मत देखो, पहले शब्दों को देखकर अपना आंसर बनाओ, फिर ऑप्शन चेक करो कि कौन सा ऑप्शन कह रहा है। ठीक है, निम्न के लिए बीजीय व्यंजक लिखना है। m को -5 से गुणा करके, m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना। कर दिया। हम्म। सभी बच्चे आंसर दें। हम्म। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही क्वेश्चन वाली। बेटा एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो, कुछ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। ओके मैम। हम्म। बाकी बच्चों को दिख रही है ना? कोई एक बच्चा माइक पे बता दे ऑन करके। दिख रही जी, है। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों। बीजीय व्यंजक लिखना है, m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना। आधे बच्चों के आ गए आंसर, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में।
बच्चों अभी भी 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें। आपको बीजीय व्यंजक बनाना है, m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना है। पोल में आंसर दें बच्चों जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। जल्दी से बच्चों आंसर दें, फिर इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब पोलैंड करते हैं और सही आंसर देखते हैं। आधे बच्चों ने ही सही आंसर दिया है, आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। बच्चों देखिए ध्यान से, है क्या। m को -5 से गुणा करके, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, m को -5 से गुणा करो। तो m की -5 से गुणा करी तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्राप्त जो गुणनफल है, तो पहले प्राप्त गुणनफल कितना हो रहा है, -5m। -5 की गुणा करेंगे m से, कितना आ जाएगा, -5m। अब जो गुणनफल आ गया है, गुणनफल से 4 घटाना है। इस गुणनफल से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -5m -4। हाँ, ऑप्शन डी -5m -4 प्राप्त गुणनफल से घटाना है। बात क्लियर है। तो गुणनफल से 4 घटाना है तो गुणनफल पहले आ जाएगा, उसमें से 4 घटाएंगे -4। तो जिन बच्चों ने गलत किया है उनमें ज्यादातर बच्चों ने बी लगाया है ऑप्शन। फिर से ध्यान से समझिए, गुणनफल से घटाना है तो गुणनफल से 4 को घटाएंगे, तो जिसको घटाते हैं उसको पीछे लिखते हैं, जिस में से घटाते हैं वो पहले आता है। तो जिन बच्चों ने ऐसा सोचा कि 4 में से इसे घटाएंगे तो 4 -5m, तो भी आपका गलत हो जाता है। 4 में से घटाते तो 4 -5m 4 + 5m होता, जबकि क्वेश्चन ये आपसे कह ही नहीं रहा है। तो जिसमें से और को की गलती नहीं है, ध्यान से समझिए। जिस में से घटाना है, आधे बच्चों का ठीक है, मैं खुद कह रही हूँ आधे क्लास का ठीक है, आधी क्लास ने गलत किया है। तो प्राप्त गुणनफल पहले आएगा, उसमें से घटाना है, किसे घटाना है, 4 को घटाना है, तो 4 पीछे आएगा। जिस में से घटाना होता है वो पहले आती है संख्या, और जिसको घटाना होता है वो बाद में आती है। तो 4 को घटाना है, 4 घटाना है, 4 पीछे आएगा, और प्राप्त गुणनफल में से घटाना है तो प्राप्त गुणनफल पहले लिखा जाएगा। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, -5m -4। क्लियर हुआ। किसी भी बच्चे को अभी भी नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हो माइक ऑन करके, या वैसे भी m को -5 से गुणा करनी है, प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना है, तो -5m -4। क्लियर बच्चों। एक मैम क्वेश्चन और पूछो, आप किसी को डाउट बच्चे पूछ सकते हो, नहीं तो एक क्वेश्चन और पूछें।
नेक्स्ट क्वेश्चन ma'am. नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, पर एक चीज स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेक्स्ट टर्न पे हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट कथन, नेक्स्ट टर्न पे आपको कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना सिखाया जाएगा। जो कथन अभी हमने अभी देखे, जैसे y में 5 जोड़ना, ये क्या था, एक कथन था, उसे आपने बीजीय व्यंजक में बदल दिया। y+5, y में 5 जोड़ो, y+5 हो गया। m को -5 से गुणा करके, वो एक कथन था, उसे हमें नहीं क्या करा, एक बीजीय व्यंजक में बदल लिया, -5 है -4। तो पिछले आगे नेक्स्ट टर्न पे भी हम यही सीखेंगे कि कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। तो कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना ही सीखेंगे, लेकिन अब की बार कथन कैसे होंगे, थोड़े और बड़े हो जाएंगे, पर सिर्फ आपको कथनों को ध्यान से समझना होगा। जैसे एक क्वेश्चन देखती है, मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। ध्यान से समझना, एक लड़की है मीनू, वो उस अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, मतलब भाई 4 साल बड़ा है और वो अपने भाई से 4 साल छोटी है, दोनों के बीच में 4 साल का अंतर है। ठीक है, यदि उसके भाई की आयु x वर्ष है, भाई कितने साल का है, x साल का है, तो मीनू की आयु क्या होगी, बताओ बच्चों। अपने घर पे रिलेट करके देखा करो, अपने आप को खुद मीनू समझ के सोचो कि मीनू आप ही हो, आपके भाई से आप अपने भाई से 4 साल छोटी हो। ठीक है, मीनू अपने भाई से 4 साल छोटी है, उसके भाई की उम्र यदि x साल है, तो मीनू की आयु क्या होगी। सभी बच्चे आंसर बताएं। आंसर आ रहे हैं बच्चों, सभी बच्चे आंसर दें मैसेज में। बिल्कुल सही बच्चों, सभी बच्चे आंसर दें। तो सभी को क्लियर हुआ ना। तो जो उसका भाई है, उसकी उम्र हमें क्या दे रखी है, x वर्ष, भाई की उम्र x वर्ष दे रखी है। मीनू जो है वो अपने भाई से छोटी है, कितनी छोटी है, 4 साल छोटी है। तो 4 साल कम कर दो, x में से 4 साल घटा दोगे तो मीनू की उम्र कितनी हो जाएगी, x-4। क्लियर है बच्चों। Yes, ma'am. तो मीनू की उम्र क्या आ गई, x-4 ईयर्स। x-4 में देखो ये क्या है, चर भी है और अचर भी है, तो ये आपका व्यंजक कैसे हो जाएगा, बीजीय व्यंजक। तो हमने क्या कर लिया, बीजीय व्यंजक कथनों द्वारा हम बना सकते हैं। तो हमें मीनू के भाई की आयु दे रखी थी x वर्ष, मीनू की आयु क्या हो जाएगी, मीनू के भाई की आयु से 4 वर्ष कम हो जाएगी, कितनी हो गई, x-4। क्लियर, किसी को कोई डाउट इसमें। नो मैम। ठीक, एक क्वेश्चन और देखें इसी तरीके का, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी तरीके से हम कथनों को बनाना सीखेंगे। यदि राम के पास 100 रुपए हैं, यदि राम के पास 100 रुपए हैं, तो उसने x रुपए का किताब खरीदा, x रुपए का किताब खरीदा, तो रामू के पास कुल कितने रुपए बचेंगे। क्या है, रामू के पास 100 रुपए हैं, उसने x रुपए की किताब खरीद ली, तो रामू के पास अब कितने रुपए बचेंगे। अपने आप को रामू की तरह रख के सोचो कि आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं। ध्यान से बच्चों, अभी आंसर सब गलत, अब एक ने सही आंसर दिया है, ध्यान से सुनो। आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए, आपने उसमें से x रुपए की किताब खरीद ली, तो अब आपके पास कितने रुपए बचेंगे। ठीक है, कथनों को अपने ऊपर लगा के सोच के चला करो। तो अभी भी आप कंफ्यूज हो, कोई x-100 कह रहा है, कोई 100-x कह रहा है। सबसे पहले समझो, आपके पास कुल कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, रामू के पास कुल 100 रुपए हैं। 100 रुपए में से उसने x रुपए की किताब खरीदी, तो x रुपए तो उससे कम ही होगा। x रुपए क्या होगा, 100 रुपए से कम होगा, तभी तो वो किताब खरीद सकता है x रुपए की। बात समझ में आई। यदि हमारे मेरे पास 100 रुपए, तो क्या मैं 200 रुपए की किताब खरीद सकती हूँ, नहीं, मतलब मैं 100 रुपए से कम की किताब खरीदूंगी। तो x जो है वो 100 रुपए से कम वैल्यू है। तो जब हम वो x रुपए दुकानदार को दे देंगे, जैसे मानो वो 50 रुपए की किताब है, 40 रुपए की किताब है, मन में मान लिया करो कि x, यदि कोई गलती हो रही है कि आंसर सही है नहीं, तो उसे चेक करना भी सीखो। देखो चेक कैसे कर सकते हो, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, चर क्या होता है, जिसका मान स्थिर नहीं होता, मतलब जिसकी एक से अधिक मान होते हैं। तो हम x को कोई भी मान दे सकते हैं, x को मान दे दो 40, मान लिया x = 40, ये हमने मान लिया कि हमने 40 रुपए की किताब खरीदी। तो मन में ही मान लो कि हमने यदि 40 रुपए की किताब खरीद ली, तो अब हमारे पास कितने रुपए बचेंगे,
कितने रुपए बचेंगे? 100 रुपए हमारे पास पहले थे, 40 रुपए की हमने किताब खरीदी, 100 में से 40 घट जाएंगे, अब हमारे पास 60 रुपए बचेंगे। तो हमने 40 मान लिया था इसलिए, तो अब माना हमने था x की जगह, तो आंसर हमारा क्या होगा? 100 माइनस x। अब बच्चों बताओ क्लियर हुआ? अब क्लियर है कि 100 माइनस एक्स आंसर होगा, x माइनस 100 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसे अपने डेली लाइफ में लगा के देखा करो। हमेशा क्वेश्चन कथनों को थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में लगा के देखोगे, आंसर चेक भी कर सकते हो। तो मैंने ये क्या आपको बताया मेथड, आपका आंसर चेक करने का तरीका। इससे आप आंसर को क्या कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, एक्स का मान दे दिया करो। यही तो होता है चर का मान, कि चर का मान स्थिर नहीं है, हम उसे कोई भी मान दे सकते हैं, 40 दे सकते हैं, 60 दे सकते हैं, 80 दे सकते हैं, हम उसका जो चाहे मान दे सकते हैं। पर उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करके देखना। आप 100 रुपए की किताब ले रहे हो तो आप उसे 120 मान नहीं दे सकते, एक्स का 120 मान दे दोगे तो आपके पास 100 रुपए है, आप 120 रुपए की किताब खरीद सकते हो। तो आप पे और 20 रुपए उधार हो जाएगा कि आपको और दुकान वाले को देना है। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टेटमेंट बना करके देखिएगा, उस तरीके से आपको कथनों को बदलना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया? 100 माइनस एक्स। सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? इसके आगे का थोड़ा और नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्न पे सर आपको इसके आगे का पढ़ाएंगे। अच्छा, और होमवर्क का लिंक अब से आपका व्हाट्सएप ग्रुप में ही आएगा, तो उसे सबमिट कर, उसका मतलब उसे सॉल्व करके सबमिट कर दीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब आप बच्चों में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।